एवरीवन वेलकम टू आई एस फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 का पार्ट नंबर 4 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको एंड तक देखना है। आपको पता है कि ये पूरा ही चैप्टर अगर बोला जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है इसको, क्योंकि एक का एक पॉइंट इसका अगर आप देखते हैं या आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ना तो उसकी बुक में ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेंगे। मंगल के बारे में, शुक्र के बारे में सारी बातें आपको उस वहाँ पे मिलेंगी। तो इसीलिए आपको इससे अच्छा है कि आप अगर अभी से इसको पढ़ के चलते हैं ना तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एग्ज़ाम देने में। और रही बात की मैंने आप लोगों की कमेंट रीड करी थी कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी वीडियो में, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाई थी। बट अब सब ओके है, तो अब आवाज़ भी आपको काफ़ी अच्छे से आएगी। आपको पता है कि मंगल, आखिर मंगल के बारे में अगर बात करी जाए तो मंगल जो होता है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था। और इसे हम रक्ताभी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसमें आयरन की जो संख्या होती है ना वो काफ़ी अधिक होती है। और जो मंगल के उपग्रह होते हैं ना वो 2 होते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। हमने बात करी मंगल के बारे में। मंगल के बारे में होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को क्या माना जाता है? बृहस्पति सौर परिवार का सबसे ग्रह माना जाता है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग इसमें 1300 पृथ्वियों का विशाल ग्रह में इसको समाया जा सकता है, इसमें रखा जा सकता है। अब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान में लगभग आपका 318 गुना है। ये अपने अक्ष पे तीव्र गति से घूर्णन करता है। ये भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शनि की। आपको पता है कि बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति के बाद आता है शनि। अगर आप क्रम में इसको लगाते हैं, ठीक है, क्रम में आप इसको लगाएंगे तो बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि आता है, जो आपको पीले रंग का प्रतीत होता है। ये एक विरले से ग्रह रहता है, और एक इसे अगर बोला जाए तो इस विरले को हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, और इसे दूरबीन की हेल्प से ही हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बात और नोट करनी है यहाँ पे कि अगर आप लोग नोट्स बनाने ना तो बहुत अच्छा है, आप नोट्स में इस बात को नोट कर सकते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत से छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। ये बात यहाँ पे नोट कर लेनी है। आपको पता है कि शनि के बारे में एक रोचक बात अगर आपको बताई जाए तो जो भी सभी ग्रह होते हैं ना, सभी ग्रहों से ये सबसे कम एक तरीके से सघन होता है, और इसका जो घनत्व होता है ना वो जल के घनत्व से भी कम होता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। होप आपको इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। आखिर ये क्या होता है? अगर नेपच्यून के बारे में अगर आपसे बात करी जाए तो ये अगर सौर परिवार का अगर बोला जाए तो ब्रह्मतम ग्रह है, और ये केवल बड़े दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसको बड़े दूरबीन की सहायता से इसीलिए देखा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी दूर स्थित होता है। अगर आप काफ़ी दूर स्थित ये है तो काफ़ी दूर तो हम नहीं देख सकेंगे, अब देख पाएंगे किससे? तो सिर्फ दूरबीन की हेल्प से ही। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व एक तरीके से ध्रुव से पश्चिम की दिशा की ओर घूर्णन करता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी अगर देखा जाए इसकी जो भी विलक्षण विशेषता होती है वो अत्यधिक झुका घूर्णन के अक्ष है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ पे बात याद रखेंगे कि यह कक्षीय गति करते समय अपने जो पृष्ठ होता है ना तो ये उस पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, लुढ़कता हुआ हमें प्रतीत होता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। सौर परिवार का प्रथम 4 ग्रह कौन कौन से होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए तो आपका आंसर होगा बुध, शुक्र। कौन कौन से होते हैं? बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है। ये इसके 4 ग्रह होते हैं। ये यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। आप इसको यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो इन चारों ग्रहों की जो भी तुलना में सूर्य अत्यंत इसके निकट होता है, और इसे हम आंतरिक ग्रह भी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? इसको आंतरिक ग्रह भी कह रहे हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। ये ग्रह जो मंगल है, ठीक है, मंगल कक्षा के बाहर है। जैसे कि आपका बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं इससे, और इसे हम वाहक ग्रह बोलते हैं। अब सौरमंडल के बारे में कुछ अन्य सदस्यों के बारे में अगर जानना चाहे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ अन्य सदस्यों के बारे में।
जो भी होता है ना, जैसे कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो भी कुछ ग्रह होते हैं, मतलब ग्रह के अतिरिक्त जो भी सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ ऐसे अन्य ग्रह भी होते हैं, और ये सभी सौर परिवार के ही सदस्य होते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह के बारे में जाना जाए तो इसके बारे में आप जानेंगे कुछ अन्य बातें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि मंगल तथा बृहस्पति को कक्षाओं के बीच में काफ़ी बड़ा अंतराल है, मतलब इस अंतराल को बहुत से ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो इसे न घेरे रहा है। काफ़ी अच्छे से आप इसको देख पाएंगे कि बीच में काफ़ी बड़ा ऐसा अंतराल है, जो पिंड होते हैं ना, पिंड न घेर रहा है इसे। अब जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब आता है यहाँ पे धूमकेतु। आखिर ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बारे में भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का क्या होता है, एक सदस्य होता है। परंतु अगर सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो भी काल होता है, जो भी सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है, मतलब सामान्यतः धूमकेतु जो होता है वो चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। ये बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है। आपको पता है जो धूमकेतु होता है ना, वो स्पीड से सूर्य के समीप आ जाता है और इसकी जो पूंछ का आकार है वो बड़ा होने लगता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है जो धूमकेतु होता है ना, जो इसकी पूंछ होती है वो सदैव सूर्य के परे होती है, मतलब सूर्य से बाहर होती है। 75 वर्षों के बाद, ये यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है कि 75 वर्षों के बाद एक बार ये दिखाई देती है। और सबसे पहले इसको कब देखा गया था, 1986 में देखा गया था। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से पता रहना चाहिए। अब आपका सेकंड आता है उल्का, मतलब उल्का पिंड। आखिर उल्का पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि रात्रि के समय जब आकाश साफ हो जाता है और साफ तथा चंद्रमा न दिखाई दे रहा है, तो आप कभी कभी आकाश में ऐसे पिंड देख पाएंगे कि एक चमकीली धारी है, धारी से आप उसमें देख सकते हैं, और एक जैसे कि शूटिंग स्टार या फिर टूटता तारा हम इसे बोलते हैं। सुना होगा ना कि कोई साइनिंग है, चमकीला, मतलब कोई तारा टूटता है तो हम बोलते हैं कि तारा टूट रहा है, कोई विश मांग लो पूरी हो जाएगी, बोलते हैं नहीं। हमने काफ़ी बार देखा है ऐसा, आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से देखा होगा इसको और काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता होगा। तो ये तारा नहीं होता है, इन्हें हम उल्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। उल्का हमारे वायुमंडल में बहुत ही तेज़ी से प्रवेश करते हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। तो अब आ गया आपका उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा। देन आता है कृत्रिम उपग्रह। आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको पता है कि कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिसे कि मानव बनाते हैं। कृत्रिम मतलब जिसे मानव बनाते हैं। अब ग्रह के चारों तरफ एक घूर्णन करता है। ये क्या करता है, घूर्णन करता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह क्या होता है, चंद्रमाएं। अब कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, इसका जो प्रमोचन होता है ना वो पृथ्वी से किया जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका प्रमोचन किससे किया जाता है, पृथ्वी से किया जाता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। पृथ्वी के प्राकृतिक जो भी उपग्रह होते हैं अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रह के पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है इसीलिए इसकी परिक्रमा की जाती है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे आप एक बात और नोट करेंगे कि जो भी भारत है ना, भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोचन किया है। मतलब आर्यभट्ट जो थे वो भारत का प्रथम उपग्रह था। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है और यहाँ पे आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बारे में, आर्यभट्ट कौन थे, भारत का प्रथम उपग्रह था। इसके कुछ और भी उपग्रह हैं, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कुछ अन्य भारतीय उपग्रह, जैसे इनशर्ट है, IRS है, तो ये सारे बहुत है, एडुसेट है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। एडुसेट हो गया। एडुसेट कहने का मतलब है जो भी आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं, एजुकेशन होता है ना, एजुकेशन शिक्षा, तो यूट्यूब पे आप देख पाते हैं कि यूट्यूब पे आप पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो वो किससे ना, एडुसेट गिरे से। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब इन गिरों का उपयोग किस काम आता है इसके बारे में हम बात करें तो मौसम की भविष्यवाणी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो इनके संकेतों में, प्रेषण में इसका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार या फिर सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया। इस चैप्टर से आपको सीखने के लिए मिला, आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ जाना कि कितने ग्रह होते हैं, प्रक्रम में कितने ग्रह होते हैं, कौन सा ग्रह कौन सा होता है। इसमें शॉर्टकट में भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से।
और रिटन में भी आप कोई रिटन एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी काफ़ी वैसे ऑब्जेक्टिव से काफ़ी क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। और ये बोला जाए ना, अगर जितना आपसे कम बोलूँ तो काफ़ी जितना बोलूँ ना उतना कम रहेगा, कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं ना तो उसमें क्वेश्चन ज़रूर ही पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर उसमें पुटअप किए जाएंगे, इसीलिए आपको ये सारी नॉलेज काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप अभी से पढ़ के चलते हैं ना तो आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आपकी बुक है तो उसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कोई भी डाउट रहता है ना तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 18 चैप्टर के बारे में। ओके, तो 18 चैप्टर आपको घर से पढ़ना है पहले, और तब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।